हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और लास्ट क्लास में हम लोग फेज ट्रांजिशन की बात कर रहे थे। उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज की क्लास में। और जो बात करी थी वो इंट्रोड्यूस कर दिया था हमने फेज ट्रांजिशन को, और एक किस तरह का एक कर्व बनाया था। एक किस तरह का कर्व बनाया था हम लोग पीटी कर्व बोल रहे थे, याद है? उसमें हम लोग तीन तरह के इस तरह से कर्व दिखा रहे थे। एक ये था हमारे पास, है ना? एक ये था हमारे पास, ये कॉन्टिन्यू ये चलता जा रहा था ऊपर की तरफ। यहाँ पे ये जो कर्व था, ये हमारा यहाँ पर फिक्स हो रहा था। उसके बाद ये नीचे की तरफ एक्सटेंड भी हो रहा था। यहाँ पे हमारा लिक्विड रीजन है, यहाँ पे गैस है, यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना? तो ये ट्रिपल पॉइंट है ना, ये क्या था हमारे पास? ट्रिपल पॉइंट था। ट्रिपल पॉइंट था ये हमारे पास। क्रिटिकल पॉइंट था ये हमारे पास। क्रिटिकल पॉइंट था, ठीक है। अच्छा, और क्या था हमारे पास? ये क्रिटिकल, ये इस इन कर्व्स को हम लोग नाम दे रहे थे। इसको हम लोग बोल रहे थे, सॉरी, इसको हम लोग बोल रहे थे मेल्टिंग कर्व। क्या बोल रहे थे? मेल्टिंग कर्व। इसको हम लोग बोल रहे थे बॉइलिंग कर्व। इसको हम लोग बोल रहे थे बॉइलिंग कर्व। इसको हम लोग बोल रहे थे सब्लिमेशन कर्व। क्या बोल रहे थे? सब्लिमेशन कर्व। फिर हमने बात करी कि अगर हमें एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है, फॉर एग्जांपल हम लिक्विड से सॉलिड के लिए एक एग्जांपल ये थे कि हमने लिक्विड से सॉलिड में जाना है। तो इस कर्व को आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर मान लो ये आपका इधर साइड लिक्विड है और इधर साइड सॉलिड है, सॉरी इधर साइड गैस है ना? लिक्विड से गैस में जाना है तो हम इधर साइड लिक्विड है, इधर साइड गैस है। और मान लो हमें यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है। पोजिशन नंबर 1 है, ये 2 है। तो हमारे पास दो पाथ थे। एक था डायरेक्टली लैटेंट हीट का आप सप्लाई करें, लेटेंट हीट सप्लाई करें और लिक्विड से गैस में जाए। और दूसरा तरीका था कि हम एक स्लो प्रोसेस करें जो कि इस क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर से होकर के निकल जाए, ताकि हमें इस फेज बाउंड्री को क्रॉस ना करना पड़े। जिससे क्या था, हमें कोई भी लेटेंट हीट सप्लाई नहीं करनी पड़ रही थी। हमने बोला था कि इस तरफ से अगर आप जाओगे तो यहाँ पर बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। और इधर से आप जाओगे तो उसको बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। फिर अब हम लोग क्या बात करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम लोग और फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर को समझने से पहले थोड़ा सा और इसकी बातें करते हैं, ठीक है? हम लोगों ने पीटी कर्व बनाया और इसके बारे में हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी सी बातें समझी। अच्छा, मान लो अगर हम यहीं पर पीटी कर्व की जगह पर हम वी टी कर्व बनाए। कौन सा कर्व बनाए? वी टी कर्व बनाए। वी टी कर्व बनाए फॉर लिक्विड गैस। तो फॉर लिक्विड गैस के लिए अगर वी टी कर्व बनाए, कुछ इस तरह से बनेगा। ये कुछ इस तरह से बनता है ये कर्व। यहाँ पर क्या होता है कि ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है? तो ये क्रिटिकल टेम्परेचर हो गया, और सॉरी ये हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर हो गया, तो ये क्रिटिकल वॉल्यूम हो गया, ठीक है? ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है? अब आप किसी भी एक टेम्परेचर पर पकड़ो, किसी भी एक टेम्परेचर पर देखो। मान लो इस टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पर दो तरह के वॉल्यूम एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर आप इस टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, मान लो इस टेम्परेचर की, तो यहाँ पर दो, एक ये वॉल्यूम, एक ये वॉल्यूम, एक ही पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर कुछ अलग फेज है, यहाँ पर वॉल्यूम कम है, यानी ये जो फेज है दिस इज लिक्विड फेज, दिस इज लिक्विड फेज। और ये जो फेज है जिस यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है, यहाँ पर गैसियस फेज है। ये कौन सा फेज है? गैस। तो वास्तविकता में देखो, लिक्विड से गैस के बीच में जो को एग्जिस्टिंग रीजन है वो आपका यहाँ से यहाँ तक का है। ये कौन सा रीजन है? ये रीजन जो है दिस इज को एग्जिस्टेंस रीजन, को एग्जिस्टेंस रीजन। लेट मी चेक, आपको इधर का पार्ट ये समझ आ रहा है, दिख रहा है या? और कंफ्यूजन हो जाता है ना कि कहाँ से कहाँ तक आपको सिंपल दिख रहा है, ठीक ठाक, ठीक है? को एग्जिस्टेंस रीजन है। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा, ओके। ये कर्व हम लोग बनाते हैं, ओके। इसके अलावा क्या कर सकते हैं? इसके अलावा हम लोग इसका एक पीवी डायग्राम बनाते हैं। कौन सा डायग्राम बनाते हैं? पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम कुछ इस तरह का होता है। पीवी डायग्राम, पीवी डायग्राम बनाने की प्रेरणा हमें कहाँ से मिलती है? वो मिलती है हमारे पास हमें वंडर वॉल्स इक्वेशन से। वंडर वॉल इक्वेशन क्या है हमारे पास? वंडर वॉल इक्वेशन क्या है हमारे पास? P + A/v² इंटू v - v
इज इक्वल टू आर टी, इज इक्वल टू आर टी। तो ये कुछ इस तरह का कर्व हमारे पास बनता हुआ दिखता है, इस तरह का कुछ इस तरह का कर्व हमारे पास बनता हुआ दिखता है। कुछ और अगर मैं अच्छा बनाऊं तो कुछ इस तरह का दिखेगा ये, है ना, कुछ इस तरह का दिखेगा ये, ठीक है। अगर आप ऊपर बढ़ेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे तो कुछ इस तरह का एक कर्व दिखेगा आपको, है ना। फिर कुछ और ऊपर जाएंगे तो कुछ इस तरह का दिखेगा, फिर ऊपर जाएंगे तो ये यहाँ पर जब आप जाते हैं, ये आपके पर्टिकुलर आइसोथर्म्स बोलते हैं। ये कुछ लोअर टेम्परेचर पे, ये कुछ हायर टेम्परेचर पे, ये कुछ और हायर टेम्परेचर पे, ये कुछ सब कुछ और हायर टेम्परेचर पे, ठीक है। ये जो कर्व बनाया है जहाँ पे ये जो आपका जो ये झुका हुआ हिस्सा और ये जो उठा हुआ हिस्सा, ये लगभग लगभग यहाँ पर आकर के आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर ले रहे हैं, और उसके ऊपर जब आप जा रहे हो तो आपको पर्टिकुलर एक बिल्कुल P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v वाला कर्व आपको ये दिख रहा होगा। तो यहाँ पर इस जगह पर जो टेम्परेचर होता है, यहाँ पर जो हम कर्व लिख रहे हैं, दिस इज एट क्रिटिकल पॉइंट। ये कर्व किस पे बनाया जा रहा है? क्रिटिकल टेम्परेचर पे, एट T इज इक्वल टू TC पर। ये वाले जो कर्व हैं दिस दे आर लेस देन T इज इक्वल टू T इज लेस देन TC, और ये वाला जो कर्व है दिस इज T इज ग्रेटर देन TC, ठीक है। टेम्परेचर आप वेरी कराते जाएंगे तो आइसोथर्म्स जो हैं वो बदलते जाएंगे, इनको आइसोथर्म्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ओके। लेकिन वास्तविकता में क्या होता है, आप बहुत ध्यान से समझो, आप बहुत ध्यान समझो तो क्या होगा, इधर का जो रीजन है यहाँ पे जो प्रेशर अधिक है और वॉल्यूम कम है, प्रेशर अधिक और वॉल्यूम कम, मतलब क्या है, यहाँ पर हमारा लिक्विड है। ये रीजन कौन सा रीजन है? लिक्विड रीजन, लिक्विड रीजन। और ये रीजन कौन सा हमारे पास? गैसियस रीजन, ठीक है। चलो समझते हैं इसको ध्यान से। मान लो हम क्या कर रहे हैं, हमें लिक्विड से गैस में जाना है, तो हमने क्या किया, लिक्विड से गैस में जाना, यू 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 आए और इस तरह से गए, और गैस से इसमें जाना है तो हम इस तरह से जाएंगे। अच्छा, ओके। लेकिन कुछ समस्याएं यहाँ पर दिख रही हैं आपको, कुछ समस्याएं दिख रही हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अगर हम बात करें इस इतने रीजन की, इतने रीजन की, ठीक है, इतने रीजन में अगर आप देखो तो जो स्लोप है वो पॉजिटिव स्लोप है। आपको मैंने एक टर्म शायद बताया नहीं बताया, तो एक टर्म होता है कंप्रेसिबिलिटी, उसको हम लोग कापा से दिखाते हैं, कभी कभी बीटा से दिखाते हैं, ठीक है। तो मान लो कापा से दिखा दिया हमने, कापा टी इज इक्वल टू, कापा टी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, इस तरह से कुछ होता है, -1/t इंटू डेल पी बाई डेल वी, डेल पी बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इस तरह से कुछ होता है। लेट मी चेक राइटिंग इट राइट और नॉट। सॉरी, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, यहाँ पे 1/v है, थोड़ा सा क्या मतलब काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक है, उल्टा और यहाँ पे लिख दिया मैंने, डेल वी बाई डेल पी, ठीक है, या एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। ये होता है ये होता है कंप्रेसिबिलिटी। अच्छा, कंप्रेसिबिलिटी, अब यहाँ पर देखो, मान लो हम किसी एक पर्टिकुलर पीवी कर्व की बात करें, मान लो ये हमारे पास एक पीवी कर्व है, पीवी, और कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप निगेटिव है। स्लोप का मतलब क्या है? ये dp बाई dv, ये अगर आपका निगेटिव आ रहा है, ये आपका निगेटिव आ रहा है, तो आप यहाँ पर अगर इसको रखोगे तो कंप्रेसिबिलिटी क्या आएगी, KT कापा T इज इक्वल टू सम निगेटिव क्वांटिटी इंटू सम निगेटिव क्वांटिटी अगेन, तो आ जाएगा पॉजिटिव। लेकिन एक चीज आपको हमसे ध्यान रखनी है कि कंप्रेसिबिलिटी इज ऑलवेज नेगेटिव, कंप्रेसिबिलिटी इज ऑलवेज नेगेटिव, कंप्रेसिबिलिटी को हम हमेशा नेगेटिव लिखते हैं, हमेशा हम कंप्रेस करेंगे तो वॉल्यूम कम होगा, इस वजह से यहाँ पर हमेशा नेगेटिव होती है कंप्रेसिबिलिटी, कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है, कभी भी पीवी कर्व की जो हम स्लोप लिखते हैं, सॉरी I'm so sorry, compressibility is always positive, compressibility is always positive, I'm so sorry, I'm really sorry, कंप्रेसिबिलिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, या तो यहाँ पर ये करेक्ट है, मतलब इस तरह की स्लोप यहाँ पर पॉसिबल है। लेकिन सोचो अगर हम यहाँ पर इस तरह से स्लोप बनाए, इस तरह से, तो यहाँ पर क्या होगा, दिस इज पॉजिटिव स्लोप, और अगर ये स्लोप पॉजिटिव है आप यहाँ पर रखोगे तो कंप्रेसिबिलिटी आपकी निगेटिव आ जाएगी। अगर कंप्रेसिबिलिटी निगेटिव आ रही है, ठीक है, मेरी बात को जरा गौर सुनना, अगर कंप्रेसिबिलिटी निगेटिव आ रही है तो दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट पॉसिबल। कंप्रेसिबिलिटी हमेशा हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। आई एम सॉरी फॉर दैट कि कंप्रेसिबिलिटी, फिर उल्टा बोल गया, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी, या करेक्ट है, कंप्रेसिबिलिटी हमेशा पॉजिटिव होती है, कंप्रेसिबिलिटी हमेशा पॉजिटिव होती है, और कंप्रेसिबिलिटी अगर पॉजिटिव आएगी, मैंने उल्टा लिख दिया ना फिर से, नहीं सही है, हाँ करेक्ट है,
कंप्रेसिबिलिटी हमेशा पॉजिटिव आएगी। ओके, आप सोच रहे होगे कि इतना कंफ्यूजन क्यों, कंप्रेसिबिलिटी में मुझे थोड़ा सा हमेशा से कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। तो कंप्रेसिबिलिटी हमेशा पॉजिटिव होती है। अब जब कंप्रेसिबिलिटी हमेशा पॉजिटिव होती है तो आप इस रीजन की बात करें, इस पर्टिकुलर रीजन में आप देखेंगे तो स्लोप आपकी, यहाँ पे स्लोप आपकी क्या है, यहाँ पे स्लोप आपकी निगेटिव है। अगर आप स्लोप निगेटिव रखेंगे तो यहाँ पर जब निगेटिव आएगा और निगेटिव निगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो कंप्रेसिबिलिटी पॉजिटिव आ जाएगी। दिस रीजन इज ओके, दिस रीजन इज ऑल्सो ओके, यहाँ पर भी स्लोप निगेटिव है तो कंप्रेसिबिलिटी पॉजिटिव आएगी। बट दिस रीजन इज, इस रीजन को देखो, यहाँ पर स्लोप आपकी पॉजिटिव आ रही है और स्लोप पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब कंप्रेसिबिलिटी निगेटिव आएगी, एंड दैट्स नॉट पॉसिबल, दैट्स नॉट पॉसिबल। इसका मतलब क्या है, ये कर्व इस तरह का नहीं होता। यहाँ पर कुछ तो हमें सुधार की जरूरत होती है। तो ये कर्व जो एक्चुअल में बनता है इसके करेक्शन के बाद, वो कुछ इस तरह से बनता है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे ये इस तरह से पैराबोलिक टाइप का कुछ आता है, ठीक है। तो ये पीवी कर्व कुछ इस तरह, हालांकि बहुत हमें डिटेल में नहीं जाना है इसमें, मतलब सिंपल सिंपल सी बात समझ लेंगे कि क्यों ये इस तरह का बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये निगेटिव नहीं हो सकती है, ठीक है। ये स्लोप आपकी पॉजिटिव, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है, यानी कंप्रेसिबिलिटी निगेटिव आ रही है, कंप्रेसिबिलिटी निगेटिव नहीं हो सकती है। इस वजह से यहाँ पर हम इसको करेक्ट करते हैं और इस तरह का कर्व बना देते हैं, ठीक है। बहुत डीप में जाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना समझ लेना जरूरी है, ठीक है। तो हमने तीनों कर्व्स की बात करी। अच्छा, ओके, यहाँ पर जब भी हम इस कर्व की बात करते हैं, पीटी कर्व पे वापस आते हैं। पीटी कर्व की जब हम स्लोप डिफाइन करते हैं, पीटी कर्व की जब हम स्लोप डिफाइन करते हैं तो वो डिसाइड की जाती है क्लॉसियस क्लैपेरियन इक्वेशन से। कहाँ से? क्लॉसियस क्लैपेरियन इक्वेशन, जो कुछ इस तरह से होती है कि डीपी, इस कर्व की स्लोप कैसे लिखेंगे, डीपी बाई डी टी, डीपी बाई डी टी इज इक्वल टू, डीपी बाई डी टी इज इक्वल टू एल बाई टी इंटू V2 माइनस V1, V2 माइनस V1, ठीक है। ये होती है क्लॉसियस क्लैपेरियन इक्वेशन की स्लोप। इसको समझना इस इक्वेशन से थोड़ा सा मुश्किल है, बट मैं समझाने के लिए इसका एक अल्टरनेटिव फॉर्म यूज कर रहा हूँ, जो कि कुछ इस तरह से आएगा। मैं थोड़ी सी जगह बनाता हूँ, अब इस चीज पार्ट को नोट कर लो, फिर मैं यहाँ पर इस इक्वेशन को समझाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। देखो ध्यान से, इस इक्वेशन को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि डीपी बाई डी टी, ठीक है, इज इक्वल टू एल बाई टी। एल क्या है हमारे पास? लेटेंट हीट, और लेटेंट हीट बाई टेम्परेचर, हीट बाई टेम्परेचर क्या हो गया? एंट्रोपी। तो इसको हम लिखेंगे चेंज इन एंट्रोपी, ठीक है, यानी S2 माइनस S1 अपॉन V2 माइनस V1। V क्या है? वॉल्यूम। ये क्या है? वॉल्यूम। इसको आप कैपिटल भी लिख सकते हो, है ना। ये क्या है? वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, देखो, मान लो हमने क्या किया, इस इक्वेशन को आप वेरीफाई कर सकते हो। देखो किस तरह से, मान लो हम जा रहे हैं लिक्विड से गैस में। कहाँ से जा रहे हैं? लिक्विड से गैस में। अब देखो, लिक्विड से जब आप गैस में जाओगे तो वॉल्यूम इसका मान लो V1 है और इसका वॉल्यूम मान लो V2 है, इसकी एंट्रोपी मान लो S1 है, इसकी एंट्रोपी मान लो S2 है, ठीक है। अब देख लो कौन किससे ज़्यादा होगा। जब भी हम लिक्विड से गैस में जाएंगे तो वॉल्यूम गैस का ज़्यादा होगा, इस वजह से यहाँ पर ग्रेटर देन आ जाएगा, और एंट्रोपी भी गैस की ज़्यादा होगी, यानी यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। अर्थात S2 इज ग्रेटर देन S1, यानी ये पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, ठीक है। और ये भी आपकी पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, तो पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। भाई एंट्रोपी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी, यहाँ पर भी एंट्रोपी बहुत, यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो भी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव लार्ज बोल सकते हो, ये भी पॉजिटिव लार्ज आएगा, ये भी पॉजिटिव लार्ज आएगा। तो पॉजिटिव लार्ज करके ये आपका स्लोप जो आएगी, ये जो स्लोप आएगी, ये कुछ क्वांटिटी पॉजिटिव आ जाएगी, तो यहाँ पे पॉजिटिव क्वांटिटी एक आ जाएगी। और जब पॉजिटिव क्वांटिटी आ जाएगी, यहाँ की स्लोप जो है, लिक्विड गैस कर्व की जो स्लोप है वो कुछ इस तरह से आ जाती है, पॉजिटिव स्लोप। इस कर्व का, इस इक्वेशन से इस कर्व को आप वेरीफाई करा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लिक्विड से सॉलिड की बात कर रहे हैं, तो अगर हम वॉल्यूम लिखें और इधर हम एंट्रोपी लिखें, तो ध्यान से देखो, जब भी हम लिक्विड से सॉलिड में जाएंगे तो वॉल्यूम किसका ज़्यादा होगा? लिक्विड का। किसका ज़्यादा होगा? लिक्विड का, ठीक है। और एंट्रोपी किसकी ज़्यादा होगी? एंट्रोपी भी लिक्विड की ज़्यादा होगी। लेकिन होता क्या है कि जब हम लिक्विड से सॉलिड में जाते हैं, तो एंट्रोपी में उतना ज़्यादा चेंज है। एंट्रोपी इसकी ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा होगी, लिक्विड की ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा होगी, लेकिन वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा फर्क हो जाता है। समझ आ रहा है? नहीं, उल्टा बोल गया मैं।
उल्टा बोल गया, सॉरी, हमसे सॉरी। हाँ से देखो, मान लो हमारे पास ये कंटेनर है, मान लो हमारे पास ये कंटेनर है, ठीक है, आप इसमें पानी भरो, ठीक है, पानी भर दिया, यहाँ पर पानी है, ठीक है, और इसको आप हालांकि हम पर्टिकुलरली पानी की बात नहीं करना चाह रहे हैं, कोई दूसरा आप लिक्विड ले लो, ठीक है, कोई एक लिक्विड है, क्यों पानी की बात क्यों नहीं करना चाह रहे हैं, इस बस बताऊंगा अभी, ठीक है। मान लो पानी की बात ले ली हमने, सॉरी, कोई दूसरा लिक्विड ले लिया, कोई लिक्विड ले लिया, और उस लिक्विड को हमने फ्रिज में लगा दिया, ठीक है, उसके बाद बन गया ये आइस, उसके बाद बन गया ये आइस। तो आप देखते हो कि वो जो आइस हमने जिस लेवल तक पानी भरा था, लगभग लगभग उसी लेवल, थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है, वो कम हो जाता है, वो बात अलग की है, लेकिन लगभग लगभग उसी लेवल तक आपका रहता है। तो लिक्विड इसमें के जो वॉल्यूम है उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आता है, उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आता, यानी लिक्विड थोड़ा सा ज़्यादा होगा, सॉलिड थोड़ा सा कम बन जाएगा। तो यहाँ पर इस केस के लिए फॉर दिस कर्व आपका S2 माइनस S1 बाई V2 माइनस V1 में S2 माइनस S1 जो आएगा और V2 माइनस V1 जो आएगा, दिस विल बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी बट नॉट लार्ज, दिस विल नॉट बी लार्ज बिकॉज वॉल्यूम में बहुत हल्का सा चेंज होता है, लेकिन एंट्रोपी बहुत ज़्यादा चेंज होती है, तो दिस विल बी पॉजिटिव लार्ज क्वांटिटी। क्योंकि लिक्विड से जब आप सॉलिड में जाते हो तो जो एंट्रोपी का चेंज होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये पॉजिटिव लार्ज होगी, यानी ऊपर का टर्म जो होगा, ऊपर वाला टर्म जो होगा वो बहुत पॉजिटिव का बड़ा होगा और नीचे वाला पॉजिटिव छोटा होगा। इसका मतलब क्या, बहुत बड़ी क्वांटिटी आएगी, यानी स्लोप जो है बहुत ज़्यादा होगी। ऑब्वियस सी बात है, आप यहाँ पर देखते हो इसकी स्लोप मैंने थोड़ी सी गड़बड़ बनाई है, कुछ इस तरह से, ठीक है, पॉजिटिव स्लोप, ठीक है। तो इसकी जो आप स्लोप देखोगे तो ये पॉजिटिव बहुत ज़्यादा स्लोप आएगी, बहुत बड़ी स्लोप आएगी। लेकिन वाटर के केस में क्या होता है, वाटर के केस में क्या होता है, आप देखते हो कि जब भी आप वाटर को आप फ्रिज में लगाते हो, पानी को आप फ्रिज में लगाते हो अपने, तो देखते हो कि उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है जब आप लिक्विड से सॉलिड में जाते हो। आप देखते हो कि जो बर्फ़ होती है उसको बर्तन से निकालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वो बहुत थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ जाता है, और जब वॉल्यूम बढ़ जाता है तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर पानी के केस में V2 इज ग्रेटर देन V1 होगा, यानी जब V2 इज ग्रेटर देन V1 होगा तो नीचे जो आएगी वो निगेटिव क्वांटिटी आ रही है, तो ऊपर पॉजिटिव बड़ी है, नीचे निगेटिव छोटी क्वांटिटी है, यानी एक निगेटिव बहुत बड़ी क्वांटिटी आएगी, और निगेटिव बहुत बड़ी क्वांटिटी आएगी तो फॉर वाटर दिस कर्व विल गो लाइक दिस, ये वाटर के लिए हो जाएगा, वाटर्स और आइस के लिए हमारा ये कर्व हो जाता है। इस तरह से आप देखोगे कि जब भी हम इसके लिए जो कोई अदर लिक्विड और सॉलिड का इंटरफेस बनाएंगे तो ये इस तरह का बनेगा पॉजिटिव स्लोप के साथ में, लेकिन वाटर के केस में ये हल्का सा बढ़ जाता है, ठीक है। बहुत डीप में शायद हम लोग चलेगा, इतना जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना बहुत है जानने के लिए किस तरह से फेस ट्रांजिशन हमारा होता है और उसको किस तरह से हम विजुलाइज करते हैं। क्या यहाँ तक बातें क्लियर है? अब आते हैं हम लोग मेन मुद्दे पे, जो कि हमारा अनफेस्ट थ्योरम है, जहाँ से हम लोग समझते हैं कि जो हमारे पास जो फेस ट्रांजिशन हो रहा है, फर्स्ट ऑर्डर फेस ट्रांजिशन, सेकंड ऑर्डर फेस ट्रांजिशन, उसको मैथमेटिकली हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक बता दो फर्स्ट ऑफ ऑल। तो फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर की जो फेस ट्रांजिशन होते हैं, इसके मैथमेटिकल फॉर्म को समझने के लिए हम लोग अनफेस्ट क्लासिफिकेशन देखेंगे, ठीक है। किस तरह से हम लोग इसकी बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, हम लोग बेसिक सा अनफेस्ट क्लासिफिकेशन देखेंगे, जो कि समझने में कंपैरेटिवली आसान है और जहाँ से हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशंस को बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। इस वजह से हम इस क्लासिफिकेशन को देख रहे हैं, ठीक है। क्या चीज़? अनफेस्ट क्लासिफिकेशन, अनफेस्ट क्लासिफिकेशन। इसके अकॉर्डिंग दो इक्वेशन देता है फॉर एनी टाइप ऑफ फेस ट्रांजिशन, फॉर बोल दें कि अगर nth ऑर्डर का फेस ट्रांजिशन है, फॉर nth ऑर्डर फेस ट्रांजिशन, nth ऑर्डर फेस ट्रांजिशन, फॉर nth ऑर्डर फेस ट्रांजिशन, ये दो इक्वेशंस देता है। क्या होती हैं वो दो इक्वेशन? डेल स्क्वायर जी क्या है यहाँ पर? जी है गिब्स फ्री एनर्जी, जी क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी अपॉन डेल टी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे आप स्क्वायर मत लगाओ क्योंकि पर्टिकुलर हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लिख लो डेल एम, ठीक है, ठीक है। एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल स्क्वायर जी, यहाँ पर आप कर लो G1, ठीक है, G2 डेल, फिर से 2 आ गया, M, डेल टी पावर M, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर। मतलब किसी भी आप वन स्टेट से दो स्टेट, आप अल्फा बीटा से लिख लो, ज़्यादा समझने में आसानी होगी कि आप अल्फा स्टेट से बीटा स्टेट में जा रहे हो, मतलब मान लो ये लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है,
तो ये इक्वेशन उस पर्टिकुलर हमारे फेज ट्रांजिशन के लिए वैलिड होगी जहां पर m की जो वैल्यू है, दिस इज 0 1 अप टू n-1, ये वैल्यूज हो सकती हैं किसकी, m की। ओके, दूसरा इक्वेशन जो हम लिखते हैं वो होता है हमारे पास डेल स्क्वायर g अल्फा अपॉन डेल टी स्क्वायर, सॉरी डेल, फिर स्क्वायर में लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ, डेल एन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, डेल पी एन, आई थिंक आई एम राइट, यहाँ पे पहले m का ही लिख लेते हैं पूरा इक्वेशन, ये आपका फिर से एक बार m करो, p के रेस्पेक्ट करो, और यहाँ पे t आ जाएगा, इज इक्वल टू डेल एम जी बीटा बाई डेल पी एम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यहाँ पे m की सेम वैल्यूज है, ये दो इक्वेशन हो गई, ठीक है। दो इक्वेशंस और होती है यहाँ पे, इक्वालिटी की दो इक्वेशंस होती है और इनइक्वालिटी की दो इक्वेशंस होती है। जो इनइक्वालिटी की इक्वेशंस होती है वो क्या होती है हमारे पास, डेल स्क्वायर, ये मेरा स्क्वायर की आदत हो गई, ठीक है, डेल एम एन, सॉरी यहाँ पर एन है, ठीक है, डेल एन जी अल्फा बाई डेल टी एन एट कांस्टेंट प्रेशर इज नॉट इक्वल टू डेल एन जी बीटा अपॉन डेल टी एन एट कांस्टेंट प्रेशर, एक ये इक्वेशन, ठीक है, जहाँ पे एन क्या है, उस पर्टिकुलर फेज ट्रांजिशन का ऑर्डर, यानी फर्स्ट ऑर्डर, जीरो, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जो भी हो सकता है, ठीक है, हम जनरली फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर की बात करते हैं, ठीक है। आप आगे की भी लिए जो इक्वेशन है वो निकाल सकते हो, ठीक है, डेल एन जी अल्फा बाई डेल पी पावर एन एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज नॉट इक्वल टू डेल पावर एन जी बीटा अपॉन डेल पी पावर एन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये चार इक्वेशंस होती हैं जो कि आपका किसी भी ऑर्डर का फेज ट्रांजिशन हो उनके लिए हमारे पास इक्वेशंस को दे सकती है, उनके लिए इक्वेशंस को निकाल सकती है। लाइक अगर हम फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन की बात करें, हम अगर क्या करें, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन की बात करें, क्या चीज़, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा, n की वैल्यू जो होगी दैट विल बी 1 और m की वैल्यू जो होगी दैट विल बी 0। अगर n की वैल्यू m1 और m की वैल्यू 0 होगी तो वहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, m की वैल्यू 0 और n की वैल्यू 1 होगी तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर n की वैल्यू आप 0 रखोगे तो आपका सिर्फ यहाँ पर जी अल्फा बचेगा, यहाँ पर भी जी अल्फा बचेगा। तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन जी अल्फा इज इक्वल टू जी बीटा, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन के लिए जी अल्फा इज इक्वल टू जी बीटा, ये आपको याद रखना है। यहाँ से भी आप रखोगे तो सेम ही इक्वेशन आएगी, तो मतलब यही इक्वेशन हो गई, ठीक है। अच्छा ओके, यानी आप अगर फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन की बात करते हैं तो वहाँ पर जो लैटेंट हीट होती है, सॉरी गिब्स फ्री एनर्जी होती है, गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है दोनों की केस में, आप इस स्टेट में हैं या इस स्टेट में हैं, दोनों के लिए जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है वो इक्वल होती है, वो चेंज नहीं होती है, ठीक है। अच्छा ओके, ठीक है। और यहाँ से आप क्या करेंगे, जब यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल जी अल्फा बाई डेल टी, डेल जी अल्फा बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज नॉट इक्वल टू डेल जी बीटा अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। जी क्या होता है, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी आप इन चीज़ों को याद रख पाएंगे। जी क्या था हमारे पास, जी था हमारे पास H माइनस टी एस। जी क्या होता है हमारे पास, H माइनस टी एस। एच क्या होता है, U प्लस पी वी माइनस टी एस। इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डी जी आप निकालो यहाँ से, डी जी हमारे पास क्या आ जाएगा, डी जी आ जाएगा डी यू, डी यू की वैल्यू टी डी एस माइनस पी डी वी, सॉल्व करो इसको, प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी, टी डी एस को सॉल्व करो, माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी, ठीक है। कुछ कट रहा है यहाँ से, टी डी एस से टी डी एस कैंसिल हो गया, और पी डी वी से पी डी वी कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचेगा आपके पास वी डी पी माइनस एस डी टी, वी डी पी माइनस एस डी टी, डी जी आ गया हमारे पास ये। तो आप यहाँ से डेल जी बाई डेल टी की वैल्यू निकालेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर, तो क्या जाएगा हमारे पास वॉल्यूम के बराबर, और डेल जी बाई डेल पी निकालेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो वो हमारे पास आ जाएगा माइनस एंट्रोपी के बराबर, यानी एंट्रोपी। अर्थात क्या है, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन के लिए ये क्या लिखा हुआ हमारे पास, वॉल्यूम, तो इसको हम लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बीटा।
इसका मतलब है कि जब भी फेज फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन हो रहा है तो वो पे वॉल्यूम जो होता है वो बराबर नहीं होता है। ऐसा मैंने आपको फिजिकली भी फील कराया था कि ये हमारे पास जो कर्व है, ये जो हमारे पास इस तरह का कर्व है, यहाँ पे हमारे पास लिक्विड है, यहाँ पे हमारे पास गैस है, और फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या है, डायरेक्ट इस बाउंड्री को क्रॉस करेंगे। जब आप बाउंड्री को क्रॉस करेंगे तो वहाँ पे आपको लैटेंट हीट सप्लाई करनी पड़ती है, और जब भी लैटेंट हीट सप्लाई करनी पड़ती है तो वहाँ पर ऑब्वियस सी बात है बहुत सा ड्रास्टिक सा चेंज आता है वॉल्यूम में और उसकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक डेंसिटी में भी, उसकी एंट्रोपी में भी। तो इस वजह से यहाँ पर आपने देखा कि वॉल्यूम जो है मैथमेटिकली भी हमारा इक्वल नहीं आ रहा है। आप इस इक्वेशन पे अगर ध्यान दें तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है, आई होप, लेट मी चेक, ठीक है, इनफ है अभी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, इस इक्वेशन में n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमारे पास आएगा डेल जी अल्फा बाई डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज नॉट इक्वल टू डेल जी बीटा बाई डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। डेल जी बाई डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होता है, एंट्रोपी, यानी जो हमारे पास एस अल्फा इज नॉट इक्वल टू एस बीटा, यानी एंट्रोपी भी जो है वो बराबर नहीं होती, यानी बहुत ड्रास्टिकली वो चेंज होती है, कॉन्टिन्यूस नहीं होती है। तो इसके लिए अगर हम ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो ग्राफ भी हम प्लॉट कर सकते हैं। किस तरह से ग्राफ प्लॉट करेंगे, बहुत ध्यान से देखो, तो इधर आ जाओ आप, यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करेंगे। मजा आ रहा है? हाँ आ रहा है, नहीं आ रहा है? आना चाहिए भाई, अगर नहीं आ रहा है तो बताओ कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अपन तो फील्ड में चले जाते हैं एकदम। देखो अगर हम जी अल्फा की बात करें, मतलब जी की बात करें, जी वर्सेस टी की बात करें, टेम्परेचर के साथ में गिब्स फ्री एनर्जी, किस तरह से, मान लो ये आपकी फेज बाउंड्री है, यहाँ पर हम फेज बाउंड्री बना दी हमने, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो जी है वो आपका किस तरह से परिवर्तित होता है, वो कॉन्टिन्यूस है, और कॉन्टिन्यूस है, इसका जो पर्टिकुलर फॉर्म होता है, यहाँ पे हम लोग बिल्कुल इसके इक्वेशन में जाएंगे तो कुछ इस तरह का आता है, इस तरह का आता है, ये हमारे पास जी का कर्व होता है। यहाँ पे ये किस तरह से आ रहा है, ये उसका पर्टिकुलर इक्वेशन में हम लोग जाकर के चाहें तो देख सकते हैं, बट कोई जरूरत नहीं इतना डीप में जाने की, ठीक है। वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, ये आपकी फेज बाउंड्री हो गई, ठीक है। कम वॉल्यूम का मतलब क्या है, लिक्विड, ज़्यादा वॉल्यूम का मतलब क्या है हमारे पास, गैस। तो आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ता है, और फेज बाउंड्री पर आकर के डिसकॉन्टिन्यूस हो जाता है, और फिर जैसे ही आप फेज को बाउंड्री को क्रॉस करते हैं तुरंत वॉल्यूम सडनली बढ़ जाता है, यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूटी आ जाती है। सिमिलरली एंट्रोपी में भी यही होता है, एंट्रोपी में भी सेम कहानी होती है, एंट्रोपी में भी सेम, यहाँ दिख रहा हो आई होप, ठीक है। ये एंट्रोपी, यहाँ पे टेम्परेचर, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे एंट्रोपी बढ़ेगी, फिर ड्रास्टिक सा चेंज आएगा और फिर इस तरह से एंट्रोपी बढ़ जाती है। तो जनरली कभी कभी एक ग्राफ भी आपसे पूछ लिए जाते हैं इस तरह से, ठीक है। एस का ग्राफ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, एस का ग्राफ मैं इधर बना देता हूँ, ये है एस का ग्राफ, ये एस है, ये टी है, यहाँ पर ये फेज बाउंड्री है, ये इस तरह से आता है, ठीक है। ड्रास्टिक सा चेंज हुआ, इस तरह से हो गया। सिमिलरली लगभग लगभग वॉल्यूम जैसे ही कुछ कुछ ग्राफ समझने के लिए हो जाता है। तो ये ग्राफ्स भी आपको याद रखने होते हैं कि किस तरह से यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है। तो अगर आप कॉन्सेप्ट याद रखेंगे कि क्या बेसिकली यहाँ पर कहना चाह रहा है, क्या हमारे पास इक्वेशंस आ रही हैं, तो आप बहुत आसानी से ग्राफ्स भी बना सकते हो, ठीक है। तो चलो इसको उतारो, फिर सेकेंड ऑर्डर की बात करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन की। क्या चीज़, सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, ठीक है। जब भी हम सेकेंड ऑर्डर की बात करेंगे तो वहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 2, और m की वैल्यू क्या होगी, n-1, यानी 1 और 0, या लिख सकते हैं 0 और 1, 0 और 1। जब 0 और 1 रखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल 0 के लिए जब हम बात करेंगे, जब हम n की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ पे 0 जब 0 रखेंगे यहाँ पे g अल्फा और g बीटा तो बराबर हो ही जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे m की वैल्यू हम 0 रख रहे हैं। जब g की वैल्यू हम लोग 1 रखेंगे, जब g की वैल्यू हम लोग 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, हमारे पास जी की वैल्यू 1 रखने पर क्या आ जाएगा, डी जी अल्फा बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर वाला, ठीक है। डी डेल जी अल्फा बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल जी बीटा बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, यानी क्या आ गया हमारे पास, ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो है चेक कर लो, हाँ ये वॉल्यूम, तो हमारे पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ अल्फा इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बीटा, ये तो बात क्लियर है, ठीक है। ये तो हमें लग भी रहा था कि सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में वॉल्यूम जो होगा बिल्कुल कॉन्टिन्यूस होगा एट फेज बाउंड्री, बिल्कुल बराबर होगा, ठीक है, यानी कंटिन्यूटी होगी इसमें, ठीक है। दूसरी बात क्या करें, इस वाले इक्वेशन में m की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा, डेल जी अल्फा बाई डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू डेल जी बीटा बाई डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एंट्रोपी भी हमारे पास बराबर है, मुझे बार बार चेक करना पड़ता है, यहाँ पे आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, चलो अभी दिख रहा है,
ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, हमारे पास एंट्रोपी बराबर है, तो इसको मैं कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ, एस अल्फा इज इक्वल टू एस बीटा, ठीक है। एंट्रोपी भी बराबर है, ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, एस अल्फा इज इक्वल टू एस बीटा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इधर के इक्वेशंस की, जहाँ पर हमें एन की वैल्यूज रखनी है। एन की वैल्यूज रखेंगे तो एन की वैल्यू 2 रखेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन जो आएगी वो आएगी डेल स्क्वायर जी अल्फा बाई डेल टी स्क्वायर एट कांस्टेंट प्रेशर इज नॉट इक्वल टू डेल स्क्वायर जी अल्फा बाई डेल टी स्क्वायर एट कांस्टेंट प्रेशर। ये होता है जनरली हमारे पास डेल स्क्वायर जी अल्फा बाई डेल टी स्क्वायर, यानी आप इसका दोबारा से आप करेंगे वी का आप कर रहे हो टी के रेस्पेक्ट में, डेल वी बाई डेल टी कर रहे हो आप एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ये होता है आपके पास सी पी, स्पेसिफिक हीट होती है आपके पास जनरली। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे समझना, यहाँ पे समझा, यहाँ पे डायरेक्टली आप समझने की कोशिश करना, यहाँ से ये होता है सी पी, ठीक है। चलो अब इसको इतना कुछ याद रखने की खास जरूरत नहीं होती है वैसे, सी पी ऑफ अल्फा इज इक्वल नॉट इक्वल टू सी पी ऑफ बीटा, ठीक है। और जो लास्ट इक्वेशन होती है यहाँ पर, ठीक है, याद रखने की भी हालांकि खास जरूरत नहीं होती है, फिर भी मैं एडवांस में आपको समझ लो कि बता दे रहा हूँ, ठीक है। डेल स्क्वायर जी अल्फा अपॉन डेल डेल पी स्क्वायर, ठीक है। बस थोड़ा सा यहाँ पे मैथमेटिक्स से थोड़ा सा, बाकी और कुछ खास नहीं है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज नॉट इक्वल टू डेल स्क्वायर जी बीटा अपॉन डेल पी स्क्वायर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये होता है आपके पास आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, डेल के टी अल्फा इज नॉट इक्वल टू के टी बीटा। इतनी बातें मैं याद रखनी, तो लेकिन जो बेसिक चीज़ है वो ये मैं याद रखनी कि गिब्स फ्री एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा और एंट्रोपी कांस्टेंट होगी। तो अगर हम इसके ग्राफ बनाएंगे, इसके फिर हम ग्राफ बनाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, अगर हम जी वर्सेस टी का ग्राफ बनाते हैं तो जी वर्सेस टी का ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा, ठीक है। और अगर हम बनाते हैं यहाँ पर V वर्सेस T का ग्राफ वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ में किस तरह से बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम जो है जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ेगा और कॉन्टिन्यूस ग्राफ आएगा। सिमिलरली प्रेशर की बात करें, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे प्रेशर घटेगा, यानी इस तरह का कॉन्टिन्यूस ग्राफ आएगा, ठीक है। यानी कि आप अगर प्रेशर के साथ में ग्राफ बनाओगे, लाइक अगर हम अब मैं ये साफ कर दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। लाइक अगर मैं बनाना चाहूँ जी का पी के साथ में, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है किस तरह का ग्राफ बनेगा आपका, बट इसका कुछ इस तरह का शायद ग्राफ आता है, इसका कुछ इस तरह का ग्राफ आता है, बट इसको एक बार चेक करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। और इसके बाद जो वॉल्यूम का प्रेशर के साथ में आएगा, तो इसको आप समझो कि जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे वैसे वॉल्यूम जो है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे वैसे वॉल्यूम जो है वो हमारा घटेगा। हाँ, इस तरह का ग्राफ आ जाएगा हमारे पास वॉल्यूम का प्रेशर के साथ में, ठीक है। इसके बाद ये किसका था हमारे पास, ये वाला था हमारे पास प्रेशर का टेम्परेचर के साथ में, तो प्रेशर का नहीं यार, कुछ गड़बड़ बना दी यहाँ पे, एंट्रोपी का है, सॉरी। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी, ठीक है। तो एंट्रोपी का ही ग्राफ है। तो एंट्रोपी का प्रेशर के साथ में किस तरह से आएगा, जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे वैसे एंट्रोपी घटेगी, तो एंट्रोपी का प्रेशर के साथ में हाँ इस तरह से आएगा, ये आपकी फेस बाउंड्री मान लो। तो जो सारांश है इसका, जो कंक्लूजन है वो ये है कि आप अनफेस जो क्लासिफिकेशन थ्योरम है उसको आप याद रखो, अनफेस थ्योरम याद रखो, ठीक है। और वहाँ से क्या होगा कि आपको अगर वो बेसिक इक्वेशंस पता है तो आप कोई भी इक्वेशन बहुत आसानी से निकाल सकते हो, लेकिन ओवरऑल आपको क्या पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे, किस तरह से फेस ट्रांजिशन होता है, क्या उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, किस तरह से फर्स्ट ऑर्डर फेस ट्रांजिशन को फिजिकली समझते हैं, वहाँ पे फिजिकली किस तरह से कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रह सकती है, कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट नहीं रह सकती, फिजिकली समझ आना चाहिए। और किस तरह से सेकेंड ऑर्डर फेस ट्रांजिशन में जो कोई क्वांटिटी है वो कांस्टेंट है नहीं है वो भी हमें समझ आना चाहिए। तो ये सारी बातें होती हैं, ये सारी बातें हमें याद रखनी होती हैं। तो यहाँ से हमारा थर्मोडायनेमिक्स का जो सारा पार्ट है वो ख़त्म होता है, यहाँ से थर्मोडायनेमिक्स आपकी ऑलमोस्ट खत्म होती है। अब हम लोग इसमें अगर करेंगे भी एक आध क्लास आगे अगर करेंगे तो वो क्या होंगे, हमारे पास प्रैक्टिस क्लासेस हो सकती है, ठीक है। लाइक जो भी अगर आगे क्लासेस आएगी तो वो प्रैक्टिस की क्लास होगी, लाइक मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा या वो भी देखते हैं, ठीक है। जब समय मिलता है तो आप कुछ प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद देखते हैं अगला कोर्स आपका जो भी होगी उसकी अनाउंसमेंट जल्दी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से थर्मोडायनेमिक्स का कोर्स खत्म होता है, ठीक है। यहाँ से मैं आपसे विदा लेता हूँ, ठीक है। आँखें नम है, भीगी हुई, ऐसा कुछ वाला फील आ रहा है क्या? नहीं, फिर अगले कोर्स में मिलते हैं, ठीक है।
तो आई होप ये कोर्स पसंद आया आपको। अगर कोर्स पसंद आया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, और अगर आपने टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलो मिलेंगे अब अगले कोर्स में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।